मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या हटेंगे, क्योंकि बहुत से चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि अगर एनडीए को भी बहुमत मिल जाए तो नीतीश कुमार को भाजपा हटा देगी और अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन दूर दूर तक ये दूर की ही कौड़ी नजर आता है। बहुत से लोग और खासतौर पर विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा काम किया वैसा नीतीश कुमार के साथ भी होगा। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत मजबूत कारण है। बिहार और महाराष्ट्र में दिन रात का अंतर है। बिहार में नीतीश कुमार शुरू से 2000 से ही कांग्रेस के एनडीए के चेहरा रहे और 2005 से वो मुख्यमंत्री है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो वहां पर 2014 से भाजपा लगातार बहुमत लेकर आ रही थी। 2024 में 14 में भाजपा बड़ी पार्टी बनी, शिवसेना अलग लड़ी, गठबंधन के साथ भाजपा का मुख्यमंत्री रहा। 2019 में दोनों मिलकर लड़े तो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर लड़े। लेकिन जैसे ही बहुमत मिला तो उद्धव ठाकरे ने धोखा किया मुख्यमंत्री बनने की लालसा में, और भाजपा ने तय किया कि किसी तरह उद्धव ठाकरे को निपटाना है, तो उनके एकनाथ शिंदे को अलग किया और अपनी कुर्बानी देकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया रणनीति के अनुसार। और सबसे बड़ी बात जो उसके बाद 2024 में भाजपा के अपने दम पर 132 एमएलए बन गए, जो कि 143 का संख्या बल चाहिए, तो बिल्कुल बहुमत के नजदीक पहुंच गए। और शिंदे साहब के लगभग 55-60 लोग बनकर आए, तो कहीं भी उस समय उचित दावा एकनाथ शिंदे का नहीं बनता, क्योंकि भाजपा के दुगने से भी ज्यादा विधायक थे। अब कहेंगे कि बिहार में भी ऐसी स्थिति थी पिछली बार कि भाजपा के 74 और 43 जेडीयू के विधायक थे, लेकिन भाजपा ने तब भी नीतीश कुमार को बनाया, क्योंकि भाजपा ने तय कर रखा है कि मुख्यमंत्री जब तक नीतीश चेहरा है, जब तक वो स्वयं से नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है कि भाजपा उनके ही चेहरे को और उनके भी मुख्यमंत्री पद को लेकर ही आगे बढ़ेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब घोषणा नहीं की जा रही, तो उसके पीछे भी भाजपा की एक बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि एक फटीग चैन रहता है कि लोग बोर हो जाते हैं। मैंने 2019 विधानसभा चुनाव कवर किया राजनीतिक विश्लेषक के नाते मध्य प्रदेश का, तब भी अंदाजा था, बहुत से लोगों से चर्चा होती थी चुनाव से पहले कि नीतीश शिवराज सिंह चौहान के प्रति किसी भी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार 20-25 वर्षों से विधायक वही बनते जा रहे थे, तो उनके प्रति एक उबाऊपन था। बहुत से लोगों से उस समय चर्चा होती थी, संघ के अधिकारियों से, वो कहते केवल यही कारण है, और वही कारण रहा। उस उबाऊपन की वजह से मुकाबला नजदीक हो गया और 4-5 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ज्यादा आ गई, पूर्ण बहुमत उसको भी नहीं मिला, और 5-6 सीटों से ही भाजपा भी पीछे रह गई। तो वहां कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन तोड़फोड़ हुई, फिर भाजपा की सरकार बनी। तो एक बार वो बीच में 1.5 साल का कार्यकाल निकला, तो वो फटीक जो था, जो बोरिंग था, वो खत्म हुआ। और किस तरह अगली बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरी तरह से किस तरह चुनाव में जीत मिली बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में। इसी तरह नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ महीने पहले उनकी बीमारी को लेकर या वो लेकर एक बोरिंग और लगता था कि हटना चाहिए। उम्र के अनुसार या स्वास्थ्य के अनुसार वो जब चाहेंगे हटेंगे, और हट भी जाना चाहिए, नए को मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जो उबाऊपन था, यही भाजपा की रणनीति है। क्योंकि जिन लोगों को पता है कि भाजपा मुख्यमंत्री तो नहीं, क्योंकि 101 पर भाजपा लड़ रही है, 101 पर नीतीश की पार्टी लड़ रही है, और दूसरे भी गठबंधन मिला दें तो 142 सीटों पर भाजपा, हम और कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान, तो वो 141 सीटों में, 142 सीटों में 122-23 सीटें तो जीतने से रहे। तो ये तय है कि भाजपा अभी मुख्यमंत्री नीतीश को ही रखेगी। जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, शासन तो अच्छा चल रहा है लेकिन अब ऊब गए हैं, तो बीच बीच में एक हल्का सा मैसेज दिया जाता है किसी को कि हो सकता है भाजपा का भी बन जाए, ताकि जो भाजपा को वर्कर है, वोट देने वाला है, जो नीतीश कुमार से उबाऊ है, उसको उम्मीद बनी रहे कि बीच में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी एक रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह ठीक रणनीति है। भाजपा की आज तक की जितनी भी रणनीति रही, मुझे लगता है कि केवल भाजपा
जहां भी मार खाती है, ओवर कॉन्फिडेंस जो, क्योंकि किसी समय हवा बनाने का माहौल रहता ही है और हवा से वोट मिलते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाजपा ने भी समझ लिया होगा कि कई बार अति आत्मविश्वास या एक मूवमेंट बनाने का, आत्मविश्वास तो नहीं होता, भाजपा तो एक एक बूथ पर लड़ती है, विश्वास जताती है, लेकिन दिखाना पड़ता है, क्योंकि चुनाव बनता था हवाओं में लोग वोट दे देते थे। तो लगता मुझे जो अपना अनुभव है कि भाजपा ने जब भी इस तरह का कोई नारा लगाया कि इस तरह से हो जाएगा कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, तो उससे भाजपा का जो वर्कर है या वोटर है वो ये सोचता है कि ठीक है, भाजपा की तो सरकार बन रही है, मेरा जो विधायक या मेरा जो एमपी या मेरा जो मंत्री इसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो वो उसको वोट नहीं करता। वो कहता सब जीत रहे, मैं इसको निपटा लूं, गुटबाजी भी होती है। आप उदाहरण के तौर पर 75 बार का नारा था हरियाणा में 2019 विधानसभा में, लेकिन उस समय भाजपा को 40 सीट मिले और पूरा माहौल सच में यह था कि 70-75 सीट भाजपा वहां आसानी से जीत सकती थी। लेकिन अधिकतर कार्यकर्ताओं या वोटरों ने सोचा कि मैं अपने एमएलए से नाराज हूं, ये हार जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, और भाजपा की तो सरकार आ ही रही है। इसी प्रकार 200 सीटों का जो टारगेट भाजपा ने पश्चिम बंगाल में रखा, उसका भी भाजपा को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 200 सीट आ रही है, तो कई लोगों ने उसमें भी वो हुई। इसी तरह 400 पार का नारा, अगर 400 पार का नारा ना होता और सीधा सीधा चुनाव लड़ा जाता, पार्टी अपनी तरफ से रणनीति ठीक बनाती है कि हम इतने बड़ी पासा फेंक देते हैं कि लोग उलझ जाएं। कई बार वो उल्टा भी हो जाता है कि 400 सीट तो आ रही है, मैं अपने बिरादरी के उम्मीदवार को वोट देके एमपी बना लूं। इस तरह का देश से हटकर छोटे मामलों में छोटी नाराजगी में हो जाता है। अब हरियाणा का ही लीजिए, 2024 में सब लोग कह रहे थे कि चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं बढ़ रही, लेकिन सबसे ज्यादा वोट और आज तक की सबसे ज्यादा सीट भाजपा जीत गई, क्योंकि उसका कार्यकर्ता वर्कर निकल आया मैदान में। चाहे मुझे अपने कैंडिडेट से नाराजगी होगी, लेकिन मुझे भाजपा की सरकार बनानी है, मुझे मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि भाजपा ने उस रणनीति को छोड़ा, क्योंकि पहले 200-210 की बात चली थी, तो उसी समय अमित शाह ने कहा कि हमारा टारगेट 160 का है। उम्मीद उन्हें भी है कि 200 सीट आएंगी, लेकिन अमित शाह ने 210 से सीधा टारगेट 160 पर ले आए बहुत से लोगों, ताकि कार्यकर्ता को यह ना लगे कि हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और उसको नाराजगी व्यक्त करना अपने उम्मीदवार के प्रति, अपनी जाति में घुस जाना कार्यकर्ता का या वोटर का, वो ना रहे, तो कांटे की टक्कर दिखाना। और दूसरा जो एक विषय चल रहा है आजकल प्रशांत किशोर का, कि प्रशांत किशोर को बड़ा हाइप दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर इसी मैनेजमेंट से निकले और वो मैनेज के ही गुरु हैं। इसी से उन्होंने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इन पार्टियों से लिया और अपना एक मुकाम बनाया, बहुत अमीर हो गए वो। अब वो चुनावी राजनीति में है, तो उसी तरह से इसलिए मीडिया में बहुत सी चर्चाएं उनको लेकर होती हैं। और उन्होंने मेहनत भी की है, ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, गांव-गांव घूमे हैं। और आज बहुत से लोग चर्चा करते हैं उनको इसी दिखावे के लिए कि बहुत से मुसलमान सीमांचल में किसके पास जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की रैलियों में बड़ी मुसलमानों की भीड़ है। मैं ये मानता हूं, जो ये व्यक्ति सोचता है कि मुसलमानों की भीड़ प्रशांत किशोर के साथ है, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। वो केवल दिखावा किया जा रहा है ताकि वो मजबूत नजर आए, भाई ये जीत सकते हैं, और ताकि उनका जो ब्राह्मण और जो स्वर्ण और या जो अलग वोट है, जो एनडीए का वोट है, वो काटे कि जो नीतीश कुमार भाजपा के या भाजपा वाले नीतीश को नहीं देना चाहते, प्रशांत किशोर की ओर चले जाए, मजबूती देखकर वो वोट काटे, और जिससे महागठबंधन आरजेडी को फायदा हो जाए। तो ये एक रणनीति के अनुसार, क्योंकि सब पार्टी अपने आप में करती है, और आपने देखा होगा इस बार ओवैसी का कोई नाम नहीं ले रहा। मैं फिर कहता हूं, मुस्लिम इलाकों में ओवैसी फैक्टर पक्का काम करेगा। 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5-4 सीटें अवश्य जीतेंगे, और 5-7 सीटों पर हो सकता है वो दूसरे नंबर पर भी आ जाएं। पिछली बार वो 5 सीटें जीते थे ओवैसी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार तो नाम नहीं। ये भी रणनीति का हिस्सा कई लोगों का रहता ही है, ताकि उसको कमजोर दिखाओ, ताकि वो मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना कर सके। और आपने देखा होगा लोकसभा में जो 243 विधानसभा सीटें आती है 40 लोकसभा में, सीधा सीधा मोदी हटाओ मोदी लाओ, 2 ही सिस्टम थे। उसमें भी किशनगंज की 2 सीटों पर ओवैसी को बढ़त मिली थी, ये भूलना नहीं चाहिए। जहां ओवैसी का क्लियर था बिहार के अंदर कुछ नहीं है, ना उसका एमपी बनना है, उसके बाद भी 2 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिली लोकसभा चुनाव में। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ओवैसी, क्योंकि मुसलमानों को लगता है जहां 70-80% वोट है
मुसलमानों का, वहां अपना नेता चुनने में फिर वो ओवैसी को चुनते हैं। लेकिन जहां लगता है कि वो ओवैसी ताकत नहीं है, फिर वो बीजेपी को जो हरा रहा है उसकी ओर दौड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लोग अभी कई चर्चाओं में बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये बात तय है कि प्रशांत किशोर जो भी वोट अधिकतर तोड़ेंगे वो एनडीए का ही तोड़ेंगे। अब कितनी सीटों में जो अलग अलग जिले, अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो मगध का हो, चाहे वो शाहबाद मंडल हो, चाहे वो गया वाला पटना का इलाका हो, जहानाबाद, गया, पटना, और अलग अलग उसकी चर्चा करेंगे किन सीटों पर किसको कितनी लोकसभा में वो मिली। क्योंकि 173-74 सीटों पर जो लोकसभा 2024 के चुनाव में बिहार के अंदर भाजपा और एनडीए को बढ़त मिली थी, जो विधानसभा में 123 सीटें थी, क्योंकि चिराग पासवान के आने का भी बड़ा बेनिफिट है और 47% वोट मिला था। वो अगले अंक में हम चर्चा करेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय, कोई कुछ भी कर ले, बहुत से लोग करते हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तय है, अगर एनडीए गठबंधन जीतेगा तो सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और बनेगी, और अगर नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो सीधी बात है सामने वाले को बहुमत मिलेगा, उसमें तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तीसरे आदमी का कोई नाम नहीं है। प्रशांत किशोर कितने वोट लेते हैं, कितने नहीं, कितनी सीटें तो उनकी ज़्यादा नहीं आएंगी, और उनका हाइप जमीन पर बहुत कमज़ोर हो गया। पहले वो खुद चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मेरे जितने भी एमएलए बनेंगे मैं रोक नहीं सकता, पैसे में बड़ी ताकत है। यानी वो खुद बता रहे हैं जो 5-7 बनेंगे पैसे में भाग जाएंगे। तो क्या रहता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है मेरी नज़र में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, बाकी जो जनता है बिहार की वो तय करेगी। तो आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।